हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। अब आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम सबसे पुरानी जो थियोरी है लर्निंग यानी अधिगम को लेकर हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो आज की जो थियोरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि प्राचीन अनुबंधन। अब क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो इवान बी पेवलोव ने दी है। इवान बी पेवलोव नाम याद रखिएगा, इससे भी जुड़े हुए सवाल आते हैं। अब इवान बी पेवलोव जो थे ना, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। वो किस पे फोकस करते थे कि जो पाचन क्रिया है ना हमारी, उसकी फिजियोलॉजी पे वो ध्यान देते थे। पाचन क्रिया में क्या क्या होता है और क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं, राइट। और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे यानी जो उन्होंने प्रयोग भी किए कुत्तों पर, ज्यादातर वो उनकी पाचन क्रिया को ही समझने के लिए किए। लेकिन देखिए इन प्रयोगों के लिए जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड थे भी नहीं, कितनी खूबसूरत सी एक पूरी थ्योरी हमारे सामने आ गई जिसे हम प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। इससे पहले कि हम प्राचीन अनुबंधन की थ्योरी को समझें, दो ऐसे शब्द हैं जो थ्रू आउट इस थ्योरी में यूज हुए हैं जिनका समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक है स्टिमुलस और एक है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। अब आप देखिए, सडनली कोई अगर गर्म चीज पे मेरा हाथ चला जाए तो अचानक से मेरा हाथ जो है वो अपने आप वहां से हट जाएगा। मैं उसे अपना हाथ को हटा लूंगी। तो जो गर्म लगना है वो एक स्टिमुलस है यानी कि वो एक उद्दीपक है, और मेरा हाथ हटाना उसके लिए एक रिस्पॉन्स है यानी कि वो एक अनुक्रिया है। सिमिलरली हम बाजार में जा रहे हैं और कहीं से गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आती है और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो अब जो पकौड़ों की खुशबू है वो एक स्टिमुलस है यानी कि वो एक उद्दीपक है, और मुंह में पानी आ जाना एक उसके लिए एक अनुक्रिया है यानी उसका एक रिस्पॉन्स है। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनकी इस थ्योरी में इन शब्दों का बार बार यूज होगा। अब क्योंकि हम अभी बात कर ही रहे हैं तो स्टिमुलस भी, आप देखिए, एक स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स होता है, पकौड़ों की खुशबू, मुंह में पानी आना। लेकिन क्या अगर घंटी बजाई जाए तो उससे आपके मुंह में पानी आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि जो घंटी बजना है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है ना, उससे हमारे रिस्पॉन्स का कोई लेना देना नहीं है। पर इंटरेस्टिंगली पेवलोव अपनी थ्योरी में ये बताते हैं कि कैसे घंटी बजना, जो कि एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, को हम किसी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि अननुबंधित उद्दीपक के साथ जोड़कर कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि एक बेल को खाने के साथ जोड़कर हम सैलाइवेशन या मुंह पानी आना या लार टपकाना भी हम ला सकते हैं अगर हमने उसमें एक संबंध जोड़ दिया हो। देखते हैं ये संबंध कैसे बना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पेवलोव ने कुछ प्रयोग किए। पेवलोव का सबसे फेमस प्रयोग था, उसमें उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। इसके दो चरण थे। पहले चरण में उन्होंने एक कुत्ते को शिकंजे में कसकर एक केज में काफी दिनों तक बंद रखा। और कुछ दिनों बाद उसकी एक छोटी सी सर्जरी करी, जिसमें उन्होंने एक ट्यूब ली और उस नली को उस कुत्ते के जबड़े में एक सिरा जो था वो उस कुत्ते के जबड़े में डाला, और दूसरा सिरा जो था वो एक मेजरिंग फ्लास्क यानी कि एक मापन ग्लास में डाला, जिससे कि कुत्ता कितनी लार टपकाता है वो नापा जा सके। प्रयोग के दूसरे चरण में उन्होंने उस कुत्ते को कुछ दिनों तक भूखा रखा, और कुछ दिनों बाद एक बेल यानी कि एक घंटी बजाई, और जैसे ही घंटी बजी उसके तुरंत बाद उस कुत्ते को प्लेट में भोजन परोसा गया यानी कि मीट पाउडर, जो कि मांस का चूरन वो कुत्ता खाता था। कुछ टाइम तक ये किया गया। उसके जब कुछ टाइम तक घंटी बजी खाना दिया, घंटी बजी खाना दिया, उसके कुछ समय बाद उन्होंने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। पर पेवलोव ने ये नोटिस किया, उन्होंने ये अपने प्रयोग में ऑब्जर्व किया कि घंटी बजी, खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में पानी आया, उसकी लार टपकी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुत्ते ने घंटी और खाना परोसने के बीच में एक संबंध स्थापित कर लिया था, जिसे हम एसएस बॉन्ड भी बोलते हैं।
अगर हम एसएस लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या है कि एक उद्दीपक दूसरे आने वाले उद्दीपक की हमें सूचना देता है, यानी कि एक स्टिमुलस हमें ये बताता है, घंटी बजना हमें ये बताता है कि दूसरा स्टिमुलस यानी कि फूड आने वाला है, और खाने का जो अनुक्रिया है या रिस्पॉन्स है वो क्या है, लार टपकाना। तो कहीं ना कहीं घंटी बजने और खाना आने में वो संबंध कुत्ते ने स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से घंटी बजने से भी उसकी जो लार है वो टपकी। तो अगर मैं क्विकली आपको बताऊं, इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस था, यानी कि अनअनुबंधित जो उद्दीपक था वो था खाना। ये अनअनुबंधित है क्योंकि ये एक नेचुरल स्टिमुलस है जिसका नेचुरल रिस्पॉन्स यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनअनुबंधित अनुक्रिया जो है वो है लार टपकना, राइट। लेकिन जब ये प्रयोग हो रहा था और घंटी और भोजन का संबंध स्थापित करवाया जा रहा था, तो जो घंटी बजना था वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक बन गया, और लार टपकना जो था वो कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया बन गई। अब अगर हम बात करें कि इसके ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें मिल जाएंगे, तो देखिए, बच्चों को अगर तेज आवाज से डर लगता है, ठीक है, तेज आवाज से डर लगना स्वाभाविक है बच्चों के लिए। सपोज आपने उस बच्चे के हाथ में गुब्बारा दिया और वो गुब्बारा बहुत तेज आवाज करके बच्चे के हाथ में फट गया, तो बच्चों को जो डर है जो जुड़ा हुआ है तेज आवाज से, क्योंकि वो गुब्बारा फट के उससे तेज आवाज निकली है, वो जो डर है उसका संबंध जो है तेज आवाज जो है उसका संबंध उस गुब्बारे से जुड़ जाएगा, और बच्चा जो है वो जो पहले सिर्फ आवाज से डरता था अब वो गुब्बारे से भी डरने लगेगा। तो ये एग्जाम्पल है प्राचीन अनुबंधन का, जिसमें हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस यानी एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक के साथ उसका संबंध हम जोड़ लेते हैं, और रिस्पॉन्स यानी कि हमारी जो अनुक्रिया होती है वो वैसी ही होती है जैसे कि किसी भी अनकंडीशनड स्टिमुलस को लेकर हमारी अनुक्रिया होनी चाहिए। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो घंटी और खाने के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ, ये कितनी जल्दी क्या ऐसे कारण है जिससे ये जो संबंध है ये बहुत जल्दी से स्थापित हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। तो पहला है टाइम रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलाई, यानी कि जो अलग अलग उद्दीपक हैं उनके बीच का जो समय है वो क्या है। तो घंटी बजने और खाना देने के बीच का जो समय है वो कैसे निर्धारित कर सकता है कि जो इन दोनों में संबंध बनेगा वो कितना मजबूत संबंध बनेगा। दो तरीके की कंडीशनिंग हो सकती है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग यानी कि अग्रवर्ती अनुबंधन, और बैकवर्ड कंडीशनिंग यानी कि पश्चगामी अनुबंधन। तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग में हम तीन चीजों की बात करेंगे। हमारा पहला जो कंडीशनिंग है वो है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। अगर मैं बात करूं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग की यानी कि सहकालिक कंडीशनिंग की, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि घंटी बजना, और अनकंडीशन स्टिमुलस है यानी कि खाना, वो एक साथ एक टाइम पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि घंटी भी बजी और खाना भी एक ही साथ कुत्ते के सामने परोसा गया। दूसरी हमारी जो कंडीशनिंग है उसे हम बोलते हैं डिलेड कंडीशनिंग यानी कि विलंबित अनुबंधन। इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि जो घंटी बजना है उसका ऑनसेट, उसकी जो शुरुआत है वो खाना परोसे जाने से पहले है। तो मतलब पहले घंटी बजाई जाएगी और खाना उसके बाद कुत्ते के सामने परोसा जाएगा, और जो घंटी बज रही है वो बंद भी खाना खत्म होने से पहले कर दी जाएगी। और तीसरा है ट्रेस कंडीशनिंग यानी कि अवशेष अनुबंध। अब इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि जो घंटी है वो बजेगी, बजने के बाद बंद होगी और उसके बाद खाना परोसा जाएगा। अब डिलेड और ट्रेस यानी कि विलंबित और अवशेष में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि डिलेड में यानी कि विलंबित में क्या हुआ, घंटी बजी, घंटी जैसे ही बंद हुई खाना दे दिया। ट्रेस में क्या हुआ, घंटी बजी, घंटी बंद हुई, थोड़ा सा अवशेष यानी कि टाइम ट्रेस आया, बीच में टाइम आया और उसके बाद खाना दिया गया,
ठीक है, तो ये थी हमारी फॉरवर्ड कंडीशनिंग। अगर मैं बैकवर्ड कंडीशनिंग की बात करूं तो जैसा कि नाम ही बता रहा है बैकवर्ड यानी कि पश्चागामी, इसमें क्या हुआ है कि अनकंडीशन स्टिमुलस पहले दे दिया है और कंडीशन स्टिमुलस उसके बाद दिया है, यानी कि पहले खाना दे दिया उसके बाद घंटी बजी। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इसमें इनमें से इन चारों कंडीशनिंग में से कौन सी कंडीशनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसमें सबसे जल्दी से हम संबंध, सबसे मजबूत संबंध हम बना पाएंगे? जी, तो इसमें जो सबसे इफेक्टिव है वो होगी हमारी डिलेड कंडीशनिंग, यानी कि बेल बजी, बेल रुकी और खाना दे दिया। तो जो बेल और खाना है उसके बीच की क्योंकि उसके बीच में कोई टाइम का गैप नहीं है, जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत बनेगा, कंडीशनिंग जो है वो जल्दी होगी और बेटर होगी। डिलेड के बाद अगर हम किसी की बात करेंगे तो आई थिंक साइमल्टेनियस भी ठीक है, लेकिन अगर हम बैकवर्ड कंडीशनिंग की बात करेंगे, क्योंकि खाना पहले मिल गया और घंटी बाद में बजी, तो इसी से हम समझ पाएंगे कि जो संबंध है वो खाने और बेल के बीच में शायद वो नहीं बन पाएगा। तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा जब बैकवर्ड कंडीशनिंग के केस में जब कंडीशनिंग सक्सेसफुल होगी। तो ये तो था टाइम रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलाई की जो दो स्टिमुलाई हैं जो कि अनकंडीशनड और कंडीशन स्टिमुलाई, उनके बीच का जो समय है वो कैसे निर्धारित करता है कंडीशनिंग को, यानी कि अनुबंधन को। अब जो दूसरा निर्धारक है वो ये है कि टाइप ऑफ स्टिमुलाई, अनकंडीशन स्टिमुलाई, यानी कि अनअनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। अब देखिए, अनअनुबंधित जो उद्दीपक होते हैं या जो अनकंडीशन स्टिमुलस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिटेटिव, दूसरा होता है एवर्सिव। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो प्रव्यात्मक और विमुखी। अब प्रव्यात्मक या एपिटेटिव वो वाले स्टिमुलाई, वो उद्दीपक होते हैं जिन्हें हम जिनकी तरफ हमारा रुझान होता है, जो हम पाना चाहते हैं, जैसे कि जो हमें सेटिस्फैक्शन, जो हमें प्लेजर देते हैं, जैसे कि खाना पीना, हम उन चीजों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो अप्रोच रिस्पॉन्स होता है। हम सबको पसंद है, हमें भूख लगी, खाना है, हम उसे खाने को खाना चाहते हैं। तो जो खाना है वो एक एपिटेटिव स्टिमुलस है, यानी कि वो एक पर्यावात्मक उद्दीपक है। दूसरी तरफ होते हैं विमुखी, यानी कि वो जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि शोर शराबा, कड़वा कुछ खाना, बिटर टेस्ट, इंजेक्शंस। ये ऐसे उद्दीपक हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, जिनकी तरफ हम जाना नहीं चाहते, जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो जिस तरीके का स्टिमुलस है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी से सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में होता था ना, हम चल रहे हैं और गलती से बच्चे का हाथ जो है वो सॉकेट में चला गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो अब ये एक एवर्सिव स्टिमुलस था, इलेक्ट्रिक शॉक, राइट? लेकिन हम एक ही पल में सीख जाते हैं कि उस चीज से दूर रहना है ना। तो जो एपिटेटिव स्टिमुलस से जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो स्लो होती है, और विमुखी यानी कि एवर्सिव से हमारी जो कंडीशनिंग है वो बहुत ही क्विक होती है। हम बहुत जल्दी से सीख जाते हैं अगर जो हमारा उद्दीपक है वो विमुखी है, उसे हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब बचना चाहते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस से जो कि बिटर हो, जो कि बहुत अच्छा अनुभव हमें ना दे पाए। और तीसरा जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। अब ये हम सब जानते हैं कि जितना कोई भी उद्दीपक, जितना कोई भी स्टिमुलस जो है वो तीव्र होगा, जितना ज्यादा इंटेंस होगा, उतनी ही जो कंडीशनिंग है वो बेटर होगी, राइट? अगर बहुत जोर से करंट लगा, बहुत ज्यादा कड़वा हमने कुछ खा लिया, तो हम जल्दी सीखेंगे, बजाय इससे कि कुछ कम इंटेंसिटी का, कुछ कम तीव्र हमें मिल रहा है। तो ये तीन निर्धारक थे। अब मैं जल्दी जल्दी आपको याद दिला दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या क्या किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पेवलोव की थियोरी थी। वो फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स की फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक कुत्ते को एक केज के अंदर हार्नेस करके रखा, बंद करके रखा। 2 फेजेस आपको याद होने चाहिए। फेज 1 में उन्होंने केज में रखा और एक छोटी सर्जरी
स्टडी की जिसके थ्रू उन्होंने एक ट्यूब को उसके कुत्ते के जॉ में यानी उसके जबड़े में और दूसरे को मेजरिंग ग्लास में डाला। दूसरे फेज में उन्होंने कुत्ते को कुछ दिनों के लिए भूखा रखा और थोड़े टाइम बाद एक घंटी बजाई और घंटी बजते ही उसका खाना आया। कुछ दिनों बाद उन्होंने नोटिस किया कि घंटी बजते ही खाना ना भी दिया जाए तो भी कुत्ता लार टपकाता है। ये एक एग्जाम्पल है, दो उद्दीपकों के बीच में, दो स्टिमुलस के बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो गया और वो उद्दीपक जिसका पहले जो कि पहले न्यूट्रल था, जिससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, वो अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि उस खाने वाले उद्दीपक के साथ मिलके कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सैलाइवेशन या लार टपकना उससे शुरू हो गया। उसके बाद हमने ये देखा कि निर्धारक क्या क्या है। तो 3 मेजर निर्धारक हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। पहला कि दोनों स्टिमुलस हैं, दोनों उद्दीपक हैं, अनुबंधित और अनुबंधित जो उद्दीपक हैं, उनके बीच का जो समय का गैप है, उन्हें प्रेजेंट करने का जो टाइम गैप है, उसका कंडीशनिंग पे क्या फर्क पड़ता है। और इसमें हमने देखा कि डिलेड कंडीशनिंग, जहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि घंटी बजती है, खत्म होती है और उसके खत्म होते ही अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि खाना परोसा जाता है, वो सबसे बेहतर तरीका है कंडीशनिंग को बनाने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ स्टिमुलस यानी कि किस तरीके का उद्दीपक है, वो एपिटेटिव है या एवर्सिव है, प्रव्यात्मक है या विमुखी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कंडीशनिंग कितनी जल्दी और कितनी मजबूत होगी। इसमें हमने देखा कि विमुखी यानी कि एवर्सिव जो स्टिमुलस है उससे मजबूत और जल्दी कंडीशनिंग होती है। तीसरा इंटेंसिटी यानी कि उद्दीपक की तीव्रता पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इंटेंस होगा कोई भी स्टिमुलस, कंडीशनिंग जो है उतनी ही मजबूत और उतनी ही जल्दी होगी। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का पुराना पार्ट और भी जुड़ी हुई वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई, प्लीज आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।